हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीका से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में मूव करती है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें इलैबोरेट करेंगे। बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स होती है नेचर में। साथ साथ हम ये बताएंगे कि जो प्रोपगेशन, डायरेक्शन और पॉइंटिंग वेक्टर हैं वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं। बताएंगे एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी के साथ साथ जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है फ्री स्पेस में उसको एवेल्यूट करेंगे। तो सारा एनालिसिस जो है वो फ्री स्पेस पे ही फोकस रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन से, जो हमारी इक्वेशंस हैं ईएम वेव की, उनसे स्टार्टिंग करेंगे और जो कंडीशंस हैं उन्हें अप्लाई करके महत्वपूर्ण प्रॉपर्टियों को डिस्कस करेंगे। ये भी बताऊंगा कंपटीशंस में क्या क्या क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। तो फ्री स्पेस में सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। पहली इक्वेशन हमारी होती है डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में। दूसरी इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। एक इक्वेशन होती है हमारी कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, फैराडे लॉ। और एक इक्वेशन होती है हमारी कर्ल H बराबर J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये चार इक्वेशंस हैं जिन पर पूरी की पूरी हमारी EM की बेस है। डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट में रो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है और ये दोनों का मिक्सचर होती है रो बी और रो एफ का, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और जो हमारी फ्री चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम। डाइवर्जेंस B बराबर 0 जो बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। कर्ल E बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी जो बताती है कि जब तक B टी के हिसाब से बदलता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये बताती है कि जो H है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो दो पैरामीटरों पर निर्भर करती है, J पे जो हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी है उसके ऊपर, और डेल डी अपॉन डेल टी पे जहाँ टी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक लेक्चर में मैक्सवेल इक्वेशंस पे ही दिया था, तो उन्हीं इक्वेशनों को लिखा है। सदा इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्मों को सदा याद रखें। उनके पीछे का जो फिजिक्स है उसे भी सदा इलोबरेट करना सीख लें, क्योंकि आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम फ्री स्पेस में क्या देखेंगे कि ये भी हम सब जानते हैं कि फ्री स्पेस के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। तो फ्री स्पेस के अंदर दो चीज़ें जीरो हो जाएंगी हैं। एक रो जीरो हो जाएगा क्योंकि ना तो बाउंड चार्ज होगा इसके अंदर, ना फ्री चार्ज होगा। तो फ्री स्पेस में क्योंकि ना तो बाउंड चार्ज एग्जिस्ट करता है और ना ही फ्री चार्ज, तो दोनों ही चार्ज नहीं है तो रो जीरो होगा, क्योंकि रो दोनों का सम होता है, रो बी और रो एफ का। उसके अलावा सिग्मा भी जीरो होता है क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है फ्री स्पेस की वो जीरो होती है। तो दो चीज़ें इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। डी जो होता है उसकी वैल्यू हमारी होती है फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट ई। वैसे तो डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है, लेकिन क्योंकि पोलराइजेशन एब्सेंट होता है फ्री स्पेस में तो डी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई। और बी को हम सब जानते हैं, बी को हम लिख सकते हैं फ्री स्पेस में म्यू नॉट एच। ये हमारे वेक्टर पैरामीटर हैं। डी, ई, बी और एच, दीज ऑल आर द वेक्टर पैरामीटर्स। तो हमने वेक्टर लगा दिया है इनके ऊपर। ये स्केलर होती हैं, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, तो इनके ऊपर हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया है। तो ये कंडीशंस हम जो यहाँ पे हैं इनमें अप्लाई करें और देखें फ्री स्पेस में किस तरीका से मैक्सवेल रिलेशंस मिलते हैं हमें। तो ये हमें मिलेगा डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0, रो जीरो होते हैं। बी को म्यू नॉट एच करेंगे तो ये हमें दे देगा डाइवर्जेंस H इक्वल टू 0। ये हमें दे देगा कर्ल E इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी, और ये रिजल्ट हमें दे देगा कर्ल H इक्वल टू, जे जीरो हो जाएगा, जे होता है सिग्मा ई के इक्वल, सिग्मा जीरो हो गया तो जे जीरो हो जाएगा। नो कंडक्शन करंट विल बी फ्लो, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट होगी और वो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी।
डी को लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये इक्वेशंस कहाँ पे कन्वर्ट हो गई? ये फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। इन फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस या मैक्सवेल इक्वेशंस एक ही बात है। जब हमारी कोई वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है तो उसके ई और एच वेरी करेंगे पोजीशन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हम जानते हैं कि अगर हम साई एक्स टी बना रहे हैं तो हम लिखते हैं साई एक्स टी को साई एक्स और साई टी। एक्स पोजीशन का अलग फंक्शन ले लेते हैं और साई टी अलग से ले लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम साई टी को देखते हैं तो ये हमारा बन जाता है ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। और फ्री स्पेस में साई एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी ए ई की पावर आई के एक्स, जहाँ के वेव वेक्टर है और एक्स जो है वो पोजीशन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है। यहाँ इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये साई एक्स टी आ गया। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो हमारी इक्वेशन हमने इसकी लिखी है। यहाँ साई की जगह पे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेक्टर है, तो साई की जगह पे हम ई ले लेंगे, ई और एच। ई का सॉल्यूशन क्या होगा? ई हमारा हो जाएगा ई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई के डॉट आर। ये ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी और ई की पावर आई के डॉट आर। ये सिमिलरली हमारा एच का सॉल्यूशन आ जाएगा। एच का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? एच नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई के डॉट आर। आर पोजिशन वेक्टर, के यहां पे वेव वेक्टर, ओमेगा यहां पे फ्रीक्वेंसी और टी टाइम। और ये एच नॉट एम्पलीट्यूड है एच का और ई नॉट एम्पलीट्यूड है ई का। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो ई और एच के सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां से इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम यहां देखें तो साई की जगह पे ई भी लिख सकते हैं और साई की जगह पे एच लिख सकते हैं। ये दोनों अपने आप सॉल्यूशन आ जाएंगे। यहां इस इक्वेशन को, कोई सी भी इक्वेशन को डेल ई अपॉन डेल आर करते हैं, ये आ जाएगा हमारा आई के ई। देखें इसका आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करें तो डेल ई अपॉन डेल आर क्या आ जाएगा? आई के आ जाएगा और बाकी ये सच लौट जाएगा। जब ये सच लौटेगा तो उसकी जगह पे ई लिख लेंगे और डेल ई अपॉन डेल टी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस आई ओमेगा ई। तो डेल अपॉन डेल आर ये ऑपरेटर दे देगा, डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू हो जाएगी आई के, क्योंकि डेल अपॉन डेल आर को कहेंगे हम पोजीशन ऑपरेटर। और डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आई ओमेगा। इन दोनों वैल्यूज को यहां उठा के रख दें इस इक्वेशन में और देखें क्या हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। यहां से पहली इक्वेशन से आई के डॉट ई बराबर 0। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जेंस है आई के डॉट ई बराबर 0। आई 0 है नहीं, ये 0 आई होता नहीं, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो ये इसका मतलब के डॉट ई 0 होगा। दूसरे से देखें, इसका मतलब होगा आई के डॉट एच बराबर 0। आई 0 है नहीं तो के डॉट एच की वैल्यू कितनी होगी? 0। इससे देखें कर्ल ई, आई के क्रॉस ई, कर्ल ई
कर्ल ई की वैल्यू जो होगी आई के क्रॉस ई होगी, इजकल टू माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी। कितनी वैल्यू? और लास्ट इक्वेशन में क्या देखेंगे? क्या कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा एच आएगा, है ई नहीं आएगा, एच आएगा, दिस वन। अब यहां देखें, कर्ल एच आई के क्रॉस एच इजकल टू एप्सिलॉन नॉट, और डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी लिख दें? माइनस आई ओमेगा ई। आई से आई कैंसिल हुआ, या आई से आई कैंसिल हुआ, जो बचा रह गया उसे लिख दें। इक्वेशंस बन गई के डॉट ई बराबर 0, के डॉट एच इजकल टू 0, और क्या बन गया? के क्रॉस ई बराबर म्यू नॉट ओमेगा एच, और ये बन गया के क्रॉस एच इजकल टू माइनस एप्सिलॉन ओमेगा ई। इस फॉर्म में इक्वेशंस कई बार पूछी जाती हैं पेपर में भी। के डॉट ई 0, के डॉट एच 0, के क्रॉस ई इजकल टू म्यू नॉट ओमेगा एच, और के क्रॉस एच इजकल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई। यहाँ के क्या रिप्रेजेंट करता है? के है वेव वेक्टर, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, और कौन सी टर्म रह गई? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये हमारे पास लेसन आ गया, के डॉट ई 0, के डॉट एच 0, के क्रॉस ई इजकल टू म्यू नॉट ओमेगा एच, और के क्रॉस एच इजकल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई। अब देखते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। के डॉट ई बराबर 0 का मतलब है कि के और ई दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसको क्या लिखोगे? के डॉट ई को खोलोगे तो लिखोगे के का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, के और ई के बीच में जो 0, और क्योंकि ये 0 है तो कॉस थीटा 0 होगा, तो थीटा पाई बाई 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ई इज परपेंडिकुलर टू के एंड वाइस वर्सा, के परपेंडिकुलर टू ई। ये क्या बता रहा है? सिमिलरली एच इज परपेंडिकुलर टू के, या के परपेंडिकुलर टू एच। ये क्या बता रहा है? के क्रॉस ई, के और ई के बीच में साइन एंगल आएगा। जब इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? के का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, के और ई के बीच का, और एंगल थीटा क्या है? 90, और वो के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ई के भी परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा के इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड एच। ये क्या शो करेगा? के इज परपेंडिकुलर टू बोथ यहां तो है एच परपेंडिकुलर टू के एंड ई, यहां पे क्या आ जाएगा? एच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, कौन कौन सा? के एंड ई। और ये क्या बताएगा?
इज परपेंडिकुलर टू बोथ के एंड एच। अब इसे डायग्राम पे कैसे दिखाएं? ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा EM वेव है, यहां प्रोपगेशन वेक्टर दिखा दें कि ये E दिखा दें और यहां पे H दिखा दें। के लिए इस डायरेक्शन को Z दिखा दें, इसको X दिखा दें और इसको Y दिखा दें। तो यहां पे क्या आ जाएगा? K बराबर K का मैग्नीट्यूड और K कैप। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर लिखी जा सकती है। ये तो डायरेक्शन के लिए आ गया, आई जे के लेते हैं ना। और यहां पे ई को क्या दिखा देंगे? ई का मैग्नीट्यूड और जे एक्स दिखा रखा है तो आई दिखाओ फिर। और यहां एच बराबर एच का मैग्नीट्यूड और जे। अब देखें डायरेक्शन के तौर पे के डॉट ई जीरो देखो दिखा पाओगे या नहीं? के डॉट ई, तो के और ई आ जाएगा और के डॉट आई, और के डॉट आई जीरो हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया पहला। दूसरा देखो के डॉट एच बराबर जीरो, ये आ जाएगा के एच और के डॉट जे, के डॉट जे फिर जीरो हो जाएगा। इसको देखो के क्रॉस ई को, यहां डायरेक्शन क्या है? के की डायरेक्शन क्या है? के कैप, के कैप, के क्रॉस ई। ई की डायरेक्शन क्या है? आई कैप। और ये कितना बना? हाँ जी, ये बना के क्रॉस ई। तो यहां से के का मैग्नीट्यूड के कैप हो गया और ई की जगह पे क्या आ गया? ई आई। और के क्रॉस आई कितना जाएगा? तो ये आ गया हमारा म्यू नॉट ओमेगा। के क्रॉस आई की डायरेक्शन क्या है? जे कैप। और उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका? एच का मैग्नीट्यूड। तो के क्रॉस आई जो है जे में जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा, तो ठीक आ गई डायरेक्शन। आनी भी चाहिए थी क्योंकि ये यहां पे जे में जा रहा है, ये जा रहा है एच जे में। सिमिलरली यहां जाओ तो यहां से के का मैग्नीट्यूड और ई ये किसके बराबर हो गए? म्यू नॉट ओमेगा एच। देखो के क्रॉस आई तो जे हो गया, जे जे डायरेक्शन के लिए है, के क्रॉस ई के ई हो जाएगा ये, और ये म्यू नॉट ओमेगा एच आ जाएगा। सिमिलरली यहां से देखो के क्रॉस एच, के कैप क्रॉस एच, एच इंटू जे कैप इजकल टू माइनस एप्सिलॉन ओमेगा। और देखो के क्रॉस जे की जो डायरेक्शन है वो नहीं आ रही क्या? के क्रॉस जे किधर जाएगा? तो माइनस में ही तो जा रही है ये दिशा, माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा और ई का मैग्नीट्यूड और आई कैप। के क्रॉस जे माइनस आ गया, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से छोड़ दोगे तो यहां से के एच किसके बराबर आ गया? ओमेगा ई। तो देख रहे हो ये सारी डायरेक्शनल से सही आ रहे हैं सब रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और जब हम तीनों को परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर में होगी। तो यहां पे शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? ये रिजल्ट शो करता है, इट शोज दैट
EM wave is transverse in nature. ये रिजल्ट सीधे भी आते हैं पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट नेट के पेपर देखेंगे तो ये सीधे सीधे रिजल्ट ही आ जाते हैं ऐसे कैसे ही। तो यहां से क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ई एच, के ई को के एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर ई एच, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर ई एच। ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ई एच से ई एच कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो ऐसा नहीं आ रहा क्या, इस टर्म को इधर ले गए, ई एच दोनों तरफ से कैंसिल आउट किए, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ गई। ये व्हाट इज दिस, ओमेगा अपॉन के को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी वी, वी होता है हमारा ओमेगा अपॉन के, तो क्या ओमेगा होता है 2 पाई एन, के होता है 2 पाई बाई लेमडा। अगर हम वी ओमेगा को लिखें 2 पाई एन, के को लिखें 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई को 2 पाई से करें तो वी बराबर एन लेमडा आ गया। ये तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वी बराबर एन इंटू लेमडा। एन यहाँ पे क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पढ़ लें इसे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसे सीधा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दें हैं, और इसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें। 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें सीधी पता होती है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एम केस में, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है बच्चों, 10 की पावर -7 एम केस में। ये पुट कर दो हैं, तो ये 10 की पावर -7 और ये 1 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9, तो 1 अपॉन 9 का रूट लोगे तो 3 आ जाएगा ऊपर जाके, और ये -7 है, और ये ऊपर जाएंगी -9 -16 ऊपर जाएंगी, 10 की पावर 8 बन जाएंगी, 16 बन जाएंगी, 9 और 7 16। इस 10 की पावर 9 और -7 जो -16 ऊपर जाएंगी रूट में, तो अंडर रूट 10 की पावर 16 बनेंगी, तो 10 की पावर 8 इतना मीटर पर सेकेंड। और ये सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। what this result is showing, this result is showing that electromagnetic wave travels with the velocity of light in free space। क्या शो कर रहा है, this result is showing, this result is showing that electromagnetic wave travels with the velocity of light in free space, that is 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
इस रिजल्ट में से इस रिजल्ट में से या इस रिजल्ट में से दोनों में से एक यूज कर लो। बच्चों यहाँ इस पर बोर्ड पर जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ कोई दिक्कत है तो पूछ लें। कोई भी रिजल्ट कोई एक्सप्रेशन समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, एक बार पूरा इस पर विजिट करें। ये सीधा सीधा रिजल्ट कई बार कंपटीशंस में पूछा गया है। आईएएस मेंस में पूछता है कि सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसी रिजल्ट को ड्राइव करना होता है। इस डायग्राम को बना देते हैं और इस रिजल्ट को शो कर देते हैं और यहाँ से दिखा देते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है, ट्रांसवर्स नेचर की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसका प्रोपगेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एच जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जो दो तरीका की हम इन जनरल डिस्कस करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ये हमारी लाइट वेव है। लाइट वेव जो होती है वो हमारी ट्रांसवर्स होती है। साउंड वेव जो होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल होती है। लॉन्गिट्यूडिनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं और इसमें क्रस्ट और ट्रॉ बनते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? पूरा एक्सप्रेशन समझ आया कैसे लिया गया है? ये वाला, ये ये वाला बेसिकली क्या है कि जब ईएम वेव चलती है तो ईएम वेव ऐसे प्रोपोगेट करती है फ्री स्पेस में, क्योंकि कोई माध्यम में कोई पार्टिकल होता नहीं, तो वो ऐसे चलती है जैसे कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव चल रही हो। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हम क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं। वो होती है हमारी साई बराबर साई नॉट टी की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई के डॉट आर। यहाँ बेसिकली क्या है कि जब ईएम वेव चलेगी तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, साथ में क्या लेके चलेगी, ई और एच। तो जैसे साई वेरी कर रहा है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, ऐसे ही ई वेरी करेगा, ऐसे ही एच वेरी करेगा। ई और एच सेम फेज में चलते हैं। सेम फेज समझते हो? अगर ये कोसाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोसाइन है, तो एच भी कोसाइन होगा। ये जब मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो दोनों की नेचर एक तरीका की होगी, तो दोनों को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से कंपैरिजन कर दिया, ई और एच को। और यहां से डेल ओवर डेल ई अपॉन डेल आर की वैल्यू निकाल ली, तो डेल्टा ऑपरेटर पता चल गया, उसकी वैल्यू हो गई आई के। और डेल ओवर डेल टी ऑपरेटर कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू हो गई माइनस आई ओमेगा। दोनों मैक्सवेल इक्वेशनों में पुट जाके कर दिए, उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया। ये आ गया हमारा रिजल्ट। यहां से जो चीजें आई वो ये आई, वो हमने डायग्राम पे शो कर दी। अब इसका मैथमेटिक्स ले लिया। इसका मैथमेटिक्स जैसे लेंगे तो हमें तुरंत से पता चल जाएगा कि जब ईएम वेव फ्री स्पेस में चलेगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी। ये हमने ड्राइव कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो एक हेडिंग दे दो, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इसकी, सब पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं ना काफी, मेंस में भी क्वेश्चंस कंपटीशन पीसीएस में, आईएएस में, मेंस में आते हैं। 10th उसमें क्या नाम है, ग्रेजुएशन की में और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये सब काफी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में, कंपटीशंस में, कि प्रूव करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स में चलती हैं। या कई बार ऐसे भी दिखवा देता है कि प्रूव कीजिए कि ईएम वेव जब प्रोपगेट करती है तो ई एच और के जो परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक दूसरे के, वो एक ही मतलब है दोनों का। कई बार ये रिजल्ट ड्राइव करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। कई बार ये चारों के चारों रिजल्ट आ जाते हैं कि फ्री स्पेस में बताइए के ई एच में क्या रिलेशन होगा। पूछे ही जाते रहते हैं, ये लगातार आते हैं। तो यहां से हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन फ्री स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है बच्चों जेड, इसको दिखाते हैं ई अपॉन एच से, और ये मैग्नीट्यूड में लेते हैं, नेगेटिव नहीं होता है रेजिस्टेंस कभी भी। तो ई अपॉन एच हमने कैलकुलेट कर रखा है। यहां से इससे ले लो या इससे ले लो, ई बाई एच दोनों से निकल जाएगा। पहली इक्वेशन से क्या है, पहली इक्वेशन से है के ई इजकल टू म्यू नॉट ओमेगा एच, और दूसरी इक्वेशन से क्या है,
के एच इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई मैग्नीट्यूड में, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड में ही चाहिए, रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता। तो यहां से ई अपॉन एच देखें, पहले ऊपर की इक्वेशन से देखें ई अपॉन एच, ई अपॉन एच की वैल्यू पहले इक्वेशन से हमारी क्या हो गई, म्यू नॉट ओमेगा अपॉन के, या म्यू नॉट इंटू सी, ओमेगा अपॉन के वी हो जाएगा, वी की वैल्यू सी के इक्वल है, अभी प्रूव किया हमने। सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इससे ई बाई एच कितना हो गया इजकल टू, इससे भी देखें बच्चों कितना आ रहा है, के अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा अपॉन के की जगह पे सी ले लो। तो ई बाई एच की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट, और सी की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चाहे यहां पे रख दो, एक ही बात है, ये किधर से ले लो, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। ये वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट हमारा कितना है, इसे फिर वैसे ही बना लो, इसे लिख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पे ले लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अप, इसे 4 पाई से डिवाइड करो और इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करो। तो हमें इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, 4 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो अंडर रूट में 2 4 पाई यूज कर चुके हो नीचे डिवीजन में, तो एक 4 पाई हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको कंपनसेट करने को। ये तुम्हें पता चल गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10⁻⁻7, और इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9 इंटू 4 पाई। नहीं हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एम केस वैल्यू 10⁻⁻7, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, और 4 पाई ये आ गया। देखें कितना बचा बच्चों, 3 × 10 इंटू 4 पाई, तो कितना आ गया ओम। ओम होती है इसकी यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस है ना ये। तो ई अपॉन एच कितना होता है 120 पाई, और पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14। कई बार ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में प्रूव करने के लिए आ जाता है, कई बार कैलकुलेट के लिए वैल्यू आ जाती है, और ये वैल्यू आती है 120 इंटू 3.14 ओम। देखना ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए 377 ओम। करके देखें कैलकुलेटर के साथ एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने देखा है ये प्रूव करने के लिए आता है कई बार, कि प्रूव करें कि जब वेव फ्री स्पेस में चलती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 377 ओम के अप्रोक्स में रहता है। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट और भी निकलता है। यहां से देखें, इस रिजल्ट को देखें, फिर से इस रिजल्ट को देखें, तो यहां से E अपॉन एच इजकल टू E अपॉन एच इजकल टू म्यू नॉट इंटू सी। देखो ये यहां से दिया है दिस इजकल टू दिस वन, और इसको मैं लिख सकता हूं E अपॉन म्यू नॉट एच इजकल टू सी, और ये रिजल्ट किसके इक्वल हो गया बच्चों, E अपॉन बी इजकल टू सी। ई किधर की तरफ चल रहा था हमारा, एक्स दिशा में, देखो दिख रहा है डायग्राम में,
तो यहाँ ई के सफिक्स में एक्स लगा दो, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में है। बी किस दिशा में है बच्चों? वाई। देखो एच और बी की दिशा सेम होगी, तो ई एक्स अपॉन बी वाई बराबर सी। कई बार ये डेरिवेशन के लिए भी पूछ लिया जाता है कि ई और बी में रिलेशन क्या होगा, बी वाई इजकल टू ई एक्स अपॉन सी प्रूव करा लेता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्स दिशा में ज्ञात है तो बी वाई हमें यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा फ्री स्पेस में। क्या करें, सी से डिवाइड कर दें, और ये सी किस दिशा में है, देखिए सी किधर होगा, जेड में, तो इसे कई बार वी जेड के बराबर प्रूव करा लेता है। ये वी जेड ही तो है सी, ई एक्स अपॉन वी वाई बराबर वी जेड बराबर सी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी है। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया, अब हमारे देखो कितनी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके। ये के ई एच के बीच रिलेशन, ये डिस्क्रिप्शन डायग्राम का, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन फ्री स्पेस 120 पाई, और ई एक्स अपॉन बी वाई की वैल्यू सी के इक्वल होती है। और ये तो हम दिखाई चुके हैं कि जो हमारा ई एच और के है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब दिखाएं, प्रूव करें कि एनर्जी जो होगी इक्वली शेयर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के द्वारा। रब कर दूं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत प्यारा मैथमेटिक्स है और फिजिक्स भी इसकी खूबसूरत है। अगर आपको एक बार क्रम और ऑर्डर पता चल जाए कैसे चीजों को एवेल्यूट करते हैं तो फिजिक्स बहुत सुंदर लगती है। बस आपको पता हो कि कैसे इलोब्रेशन होता है, क्योंकि इलोब्रेशन आते ही इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद में हमारा जो आनंद है वो बढ़ जाता है सब्जेक्ट के प्रति। सब्जेक्ट को सोचने का जो नजरिया है वो भी काफी बदल जाता है। तो प्रूव करें, दो चीजें अभी इसमें हमें और डिस्कस करनी है। प्रूव करें कि यूई और यूएम की जो वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी वो 1 है। यूई अपॉन यूएम बराबर 1 का मतलब जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो स्टोर है, वही मैग्नेटिक की है। तो क्या करोगे, यूई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यू इतना होता है, मैंने कई बार ड्राइव करा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फ्री स्पेस में। और यूएम कितना होगा बच्चों, हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर। हाफ से हाफ को कैंसिल कर दें, ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, और ये आ गया ई अपॉन एच का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, और ई अपॉन एच की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये थी म्यू नॉट अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ गई एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कट जाएगा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी शेयर हो रही है इस कंपोनेंट के द्वारा, एनर्जी डेंसिटी, और जो इसके द्वारा हो रही है, उनमें दोनों में कंपोनेंटों में एनर्जी सेम है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट एनर्जी जो होगी वो होगी हमारी एनर्जी डेंसिटी नेट, वो होगी हमारी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर। दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम, तो ये वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये भी इतनी रहेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई,
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसको हम लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें ई स्क्वायर का, तो ई किस तरीका की वेव होती है? ई होती है हमारी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के आर, इस तरीका की होती है। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नॉट स्क्वायर बाई 2। क्यों? साइन स्क्वायर की औसत वैल्यू कितनी होती है साइकिल में? हाफ। कई बार लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो होता है उसकी औसत वैल्यू सदा हाफ होती है। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये यू नेट है। जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड कहते हैं उसे। यू नेट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे हमने बच्चों क्या दिखा दिया? यूई अपॉन यूएम को 1 दिखा दिया। मींस दोनों कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, दोनों ही एनर्जी को, जो ईएम फील्ड की एनर्जी को, उसको बराबर शेयर करते हैं। इतनी एनर्जी डेंसिटी इसकी होती है, इतनी एनर्जी डेंसिटी इसकी होती है, दोनों कंपोनेंट बराबर शेयर करते हैं। फिर टोटल यू नेट, टोटल एनर्जी डेंसिटी कैसे होगी? दोनों का सम। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोरेज दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस वन, और ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये बराबर 1 दिखा रखी है। दोनों को बराबर करके क्या करें? इसको भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख दें, दोनों को ऐड कर दें, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर का क्या करें? एवरेज निकाल लें। एवरेज इसका कितना हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर बाई 2। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बराबर एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि ई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू होती है ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो नेट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यू और यू एम आपस में क्या होता है? सेम रहता है। अब इसमें कैलकुलेट करें पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस। पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस। पॉइंटिंग वेक्टर एस कितना होता है? ई क्रॉस एच। और एच की वैल्यू बच्चों कहां से पुट करते हैं? इस एक्सप्रेशन से। एच कितना है बच्चों यहां से? के क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। तो यहां पुट कर दो पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस, हेडिंग देख दें, पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस। एच की वैल्यू पुट कर दो, ई क्रॉस के क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। एच की वैल्यू कहां से उठा ली? इस एक्सप्रेशन से ले ली, के क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को तो यूज कर रहे हो हर जगह, इसी का एप्लीकेशन है सारे रिजल्ट्स। अब इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता था? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैथमेटिक्स बहुत साउंड होना चाहिए।
देखो, नेट का सिलेक्शंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेक्शंस, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारा मैथ पे बेस है। तुम कहोगे सर कैसे? पूरा का पूरी क्वांटम मैकेनिक्स सारी मैथमेटिकल है, सब मैथ का यूज है। पूरी की पूरी एमटी मैथ है, पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स मैथ है, क्लासिकल में 80% मैथ है, थर्मल स्टैटिस्टिकल सब मैथ बेस है। इन्हीं सब 5 किताबों पर सिलेक्शन है। तो यू शुड बी वेरी साउंड इन मैथमेटिक्स। जिनका मैथ बहुत साउंड है उनकी फिजिक्स अपने आप साउंड होती है। क्या होता है बच्चों इसका रिजल्ट? ए डॉट सी बी माइनस सी ए डॉट बी, यही है क्या? पुट कर दो इसी तरीका से, ए डॉट सी ई डॉट ई, और ये ए बी ए सी, और बी की वैल्यू के माइनस सी का मतलब ई, और हाँ जी ए डॉट बी, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सही है, के डॉट ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा, ये 0 हो गया। ये रहा ना के डॉट ई 0, तो क्या बन गया? ई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ओमेगा इंटू के। देखो आगे दिशा एस की और के की सेम डायरेक्शन है। क्या कहा था मैंने कि पॉइंटिंग वेक्टर और प्रोपोगेशन वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक ही दिशा में प्रोपोगेट करते हैं। तो यही एस की दिशा होगी इस केस में, एस का मैग्नीट्यूड और के कैप होगा। और एक्सपेक्टेशन एस लोगे तो यहां ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा और म्यू नॉट ओमेगा आ जाएगा, और ये के का मैग्नीट्यूड और के का यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर के का यहां मैग्नीट्यूड है ये, और ये बच्चों क्या बन गया? ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन म्यू नॉट और ओमेगा अपॉन के सी नहीं हो गया? हाँ जी, के यूनिट कैप, ओमेगा अपॉन के की जगह पे सी ले लो, या एक रिजल्ट मैंने यहां लिखा था ई बाई एच का, बताना क्या था? देखो अपनी कॉपी में, म्यू नॉट सी इजकल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, ये था, ये नहीं था? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी और ई स्क्वायर का एवरेज और के यूनिट कैप। और एनर्जी डेंसिटी का क्या लिखा था फॉर्मूला तुमने? यू नेट, अभी प्रूव किया था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ये लिखा था। तो यहां पे इसको लिख पाओगे सी यू के कैप। इस वाले फॉर्मूले की कहां जरूरत पड़ती है? अगर तुम्हें एनर्जी डेंसिटी दे, सी तुम्हें पता होगा, पॉइंटिंग वेक्टर पूछे तो सीधा लिख दोगे। तो यहां पे क्या पता चला?
कि एस की जो वैल्यू है एवरेज तौर पे, उस एस की जो एवरेज वैल्यू है वो सी यू के कैप है। और यहां से क्या पता चला कि एस और के एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो जो इसके महत्वपूर्ण रिजल्ट थे वो सारे मैं ड्राइव कर चुका हूं। लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं। लेक्चर में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी ईएम इक्वेशंस हैं मैक्सवेल के द्वारा, उनको यूज किया है। फ्री स्पेस में जो कंडीशंस हैं वो उस पर अप्लाई की हैं। उसके बाद हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के साथ डेल्टा ऑपरेटर और डेल ओवर डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू ली है, वो मैक्सवेल इक्वेशन में पुट की हैं। उसके बाद उसकी वेरियस प्रॉपर्टियों को डिस्कस किया गया है। पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट किया है, ई और एच के बीच में रिलेशन निकाला है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमने प्रूव किया है कि एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, यूई और यूएम की वैल्यू सेम होती है। हमने प्रूव किया है कि एस और के जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर और प्रोपगेशन वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं। उसके अलावा हमने प्रूव किया है कि ई और बी की वैल्यू जब उनके बीच में रिलेशन लिखेंगे तो बी की वैल्यू ई अपॉन सी होगी फ्री स्पेस में। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पता है तो आराम से हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ हमने बताया कि ई बी और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कॉन्क्लूडेड रिजल्ट्स थे जो हमने इसमें ड्राइव किए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मैं इस लेक्चर को कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।